चैप्टर्स 1365, 1366, 1367, 1368 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1365 स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल का आना। ड्यूक लॉन्ग एक सपने में दाखिल हो गया। यिंग वूजी के पास रैंक 7 की इमॉर्टल बॉडी थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और डू रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के बीच चल रही बैटल का पूरा सीन हाई बदल दिया। ड्यूक लॉन्ग एक ड्रीम रेल्म में जा गिरा और वहां से निकल नहीं पा रहा था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर पलटवार किया। धमाका धमाके आसमान में गूंज रहे थे, लेकिन ड्यूक लॉन्ग के जिस्म पर अनगिनत ड्रैगन के साए उभार आए और उसकी स्किन पर ड्रैगन शेप टैटूज इधर उधर घूमने लगे। क्या जबरदस्त डिफेंसिव किलर मूव है ये। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क फिलहाल ड्यूक लॉन्ग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की हाई तरह ड्यूक लॉन्ग के पास भी ढेर सारे डिफेंसिव तरीके थे, जिनमें से कुछ तो बेहद काम के किलर मूव्स थे। यह किलर मूव्स लकड़ी के कवच जैसे थे, जिस पर बी चैंटियन को बड़ा नाज था। इस टाइप के किलर मूव डाउ मार्क्स में बदलकर गू इमॉर्टल के जिस्म पर छाप जाते थे। आमतौर पर ये शांत रहते थे, लेकिन जैसे हाई अनपढ़ हमला होता, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते थे और उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी सोच की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल होता था। ये कुछ फैंग युआन के गोस्टली कंसीलमेंट जैसा था। गोस्टली कंसीलमेंट थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का बनाया हुआ एक टॉप टियर किलर मूव था, लेकिन ये मूव बाई चैन टियन के लकड़ी के कवच या ड्यूक लॉन्ग और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के डिफेंसिव तरीकों से कहीं ज्यादा रिफाइंड था, क्योंकि गोस्टली कंसीलमेंट ना सिर्फ खुद के साथ मिल जाता था और हमेशा एक्टिव रहता था, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें गू इमॉर्टल का जरा सा भी इमॉर्टल एसेंस खर्च नहीं होता था। एक ऐसा किलर मूव जो बिना इमॉर्टल एसेंस खर्च किए हमेशा एक्टिव रहे। यह थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का एक सुप्रीम तरीका था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दास बड़े सेक्स और फैंग युआन के नजरिए से ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। उनके पास ऐसी जादुई चीज को समझने का कोई तरीका ही नहीं था। स्विश स्विश डू सफेद रोशनियां चक्कर काटती हुई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के जिस्म पर आ गिरी। ये वही स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग किलर मूव था जो ड्यूक लॉन्ग ने पहले इस्तेमाल किया था। दो रोशनियों के फटने के बाद दोनों ड्रैगन फैंग्स को कोई कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन वो अब भी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के आसपास मंडराते रहे, एक मौके की तलाश में। क्या इस किलर मूव को भी गू इमॉर्टल से कंट्रोल की जरूरत नहीं? बड़ी मुसीबत है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। लेकिन शुक्र है, मैंने पर्पल थॉट परसेप्शन स्टारलाइट को एक्टिवेट रखा है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क जोर से चिल्लाया और उसके जिस्म के रोम रोम से स्टारलाइट के नगपे छोटी ई की मात्रा न तक के कण निकलने लगे। स्टारलाइट के कण ड्यूक लॉन्ग के चारों तरफ उड़ने लगे। वो इकट्ठे हुए, ड्यूक लॉन्ग के डिफेंस की पैटर्न पर अटैक करने लगे और लगातार टूटते रहे। लेकिन जल्द ही हर तरह की इंफॉर्मेशन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के दिमाग में पहुंचने लगी। जल्दी मारो इससे, यिंग वूजी डो से लड़ाई देखते हुए अपने मन में चिल्लाया। सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर फैंग युआन भी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। तुम लोग तो बिल्कुल नहीं सुधरोगे, गिरे हुए डेमन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुपर गू फॉर्मेशन से फेरी जी वेई की आवाज फिर से सुनाई दी। फैंग युआन ने यिंग वूजी की मदद की थी और इनडायरेक्टली ड्यूक लॉन्ग को उसके सपने में फंसाया था। फेरी जी वेई ने यह सब देख लिया था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग हार जाएंगे, तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये कहते हुए फेरी जी वेई असल में हंस पड़ी। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। तुमने जितनी बार सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, उससे मुझे इसके काम करने के कई तरीके पता चल गए। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम धीरे धीरे इस सुपर गू फॉर्मेशन पर से अपना कंट्रोल खो रहे हो? तुम्हारी घुसपैठ की स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे ब्लफ करने की कोशिश मत करो। फैंग युआन ने टैंस कासा। फेरी जी वेई चौंक गई। हम? बेशक तुम लोग यहां बड़ी शान से आए हो, लेकिन तुम्हारी असली बैटल स्ट्रेंथ बस इतनी ही है। फैंग युआन की ईद में एक तेज चमक थी। सच तो यह है कि अगर तुम्हारे जैसा एक और रैंक 8 गू इमॉर्टल यहां आ जाता, तो तुम लोग अब तक पूरे बैटलफील्ड को साफ कर चुके होते। बदकिस्मती से हेवन ओवरसीइंग टावर ने किसी और को नहीं भेजा, बल्कि तुम्हें यहां चुपके से आकर सुपर गू फॉर्मेशन में घुसपैठ करनी पड़ी और ड्यूक लॉन्ग को खुद लड़ने जाना पड़ा। ये जानते हुए भी कि मेरी असली पहचान क्या है, तुमने मुझे एक्सपोज नहीं किया। मेरी आइडेंटिटी अब भी एक राज है। कोई सबूत ना होने के अलावा तुम्हारा इरादा सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ की ताकत का इस्तेमाल शैडो सेक्ट से निपटने के लिए करना है ना? और हाँ, एक और वजह है। भले ही तुम मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दो और साउदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को माना भी लो, ये सुपर गू फॉर्मेशन फिर भी मेरे ही कंट्रोल में रहेगा।
ये जरूरी पॉइंट मेरी आइडेंटिटी की वजह से नहीं बदलेगा। तुम सुपर गू फॉर्मेशन के पास इसलिए आए हो ताकि ये बड़ा बार्गेनिंग चिप भी तुम्हारे हाथ लग जाए। ये सब साफ दिखाता है कि तुम्हारी हेवनली कोर्ट बस एक दिखावा कर रही है, तुम्हारे पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ की कमी है। फेरी जी वे चुप हो गई। उस कुछ दिन पहले का सीन याद आ गया। उस वक्त वो स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड पर रिसर्च कर रही थी। यह इमॉर्टल गू हाउस हमेशा से हेवनली कोर्ट की ट्रेजरी में था। ड्यूक लॉन्ग के जागने के बाद उसके पास इसे बाहर निकालने और फेरी जी वे को इस्तेमाल करने देने का अधिकार था। उसके साथ इंटरैक्ट करने और उस इस्तेमाल करने के बाद फेरी जी वे ने इस इमॉर्टल गू हाउस की शानदार चमक को महसूस किया। यह इमॉर्टल गू हाउस वाकई लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का बनाया हुआ विजडम पाथ इमॉर्टल गू हाउस था। यह मेरी डिटेक्शन एबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के बारे में सोचते हाई फेरी जी वे के चेहरे पर तारीफ के भाव आ गए। उसकी विजडम पाथ डिटेक्शन एबिलिटी पहले ही कमाल की थी। फ्लैट जब वो कई गुना बढ़ गई थी तो फेरी जी वे को ऐसा लगा जैसे वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 विजडम पाथ इमॉर्टल हो। बड़े अफसोस की बात है कि भले ही मेरे डिडक्शंस ऐप ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे अब भी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लूज बहुत कम हैं, इसलिए डिडक्शन करना मुश्किल है। फेरी जी वे की निगाहें उदास हो गई। उसने सोचा कि कैसे पहले जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स का पीछा ओल्ड एंसेस्टर जूहू और लॉन्जेविटी हेवन कर रहे थे, वो लॉग क्लूज छुपाने में कामयाब रहे और फेरी जी वे को उनकी लोकेशन डिड्यूस करने से रोक दिया। इसलिए रिइंफोर्समेंट्स के पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी और उन्हें भेजा नहीं जा सका। उसने फैंग युआन के बारे में भी सोचा। हेवनली कोर्ट हमेशा से इस आदमी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ क्लूज की कमी थी। जब भी डिडक्शन की जाती, क्योंकि फैंग युआन के पास बचाव के तरीके वो हमेशा आखिर तक टिका रहता और डिडक्शंस की खबर उस मिल जाती थी। इसलिए फैंग युआन का ठिकाना हेवनली कोर्ट की पकड़ में नहीं था। फेरी जी वे ने अजीब सी आह भरी, लेकिन ठीक उसी पाल उसके हाथों में रखा स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड अपने आप उसका इमॉर्टल एसेंस अब्जॉर्ब करने लगा और एक्टिवेट हो गया। हेवंसविल का एक गुच्छा स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड से निकला, हवा में तैरने लगा और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के रूप में बदल गया। ये देखकर फेरी जी वे बुरी तरह से चौंक गई। स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की चीज थी, लेकिन वो तो कब की मर चुकी थी। फेरी जी वे अब इस इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल कर पा रही थी, वो बस इसे उधार ले रही थी। जी वे, ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हैं, तुम उन्हें प्रणाम क्यों नहीं कर रही? ड्यूक लॉन्ग वहां आ पहुंचा और फेरी जी वे के पीछे खड़ा हो गया। लेकिन ये तो हेवंसविल है। फेरी जी वे एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी, वो आसानी से बता सकती थी कि ये विल क्या थी। ऑफ कोर्स ये हेवंसविल है। तुम बहुत यंग हो, तुम्हें ये राज नहीं पता। लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बहुत पहले हाई हेवंसविल के साथ एक हो गई थी। भले ही उनका जिस्म नहीं रहा, उनकी विल 5 रीजन्स की दुनिया में रहती है, वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हैं। ड्यूक लॉन्ग ने कुछ वाकई हैरान कर देने वाले राज खोले। फेरी जी वे सन रह गई, उसे एक अजीब सा झटका लगा। इसका मतलब स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एटर्नल लाइफ हासिल कर ली? अगर हेवंसविल हाई लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल है, तो क्या पूरी दुनिया हेवनली कोर्ट के साइड नहीं होगी? लेकिन ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर हिलाया। तुम्हें यह कहना चाहिए कि हेवनली कोर्ट हेवंसविल के साइड है। हेवंसविल के साथ एक होने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अब वो नहीं रही जो वो थी। ये एक बहुत बड़ी और निस्वार्थ कुर्बानी थी। उस वक्त इंसानियत के लिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि वो हेवंसविल को बदल सके। तब से हेवंसविल ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का रूप ले लिया, लेकिन असल में ये अब भी हेवंसविल हाई है। फेरी जी वे की निगाहें चमक उठी। वो एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी, वो तुरंत समझ गई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पूरी इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, वो हेवंसविल में समा गई। हेवंसविल का कोर नहीं बदला, लेकिन कुछ चीजें स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने बदल दी थी। जैसे कि उसने जो रूप लिया, और शायद हेवनली कोर्ट के लिए इंसानों जैसी थोड़ी सी परवाह। शायद यही वजह थी कि हेवनली कोर्ट हमेशा हेवंसविल को फॉलो करती थी और इतने सालों के बाद भी आज भी मजबूती से खड़ी थी। महान युग आ रहा है, 5 रीजन्स एक हो जाएंगे। किस्मत पहले ही एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके दाहिने हाथ पर हेवंसविल का एक गुच्छा उड़कर हवा में टायरा और साउदर्न बॉर्डर के सुपर गू फॉर्मेशन के रूप में बदल गया। यहां
एक अहम लड़ाई होने वाली है, इस लड़ाई का नतीजा पूरी दुनिया पर असर डालेगा। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल बेहद कमजोर है, शैडो सेक्ट के सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। फैंग युआन ने वू यीहे का भेष बना रखा है और वो सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में घुल मिल गया है। ये लोग किस्मत से लड़ने वाले लोग हैं, हर तरह के केओस और उथल पुथल की जाद। इन्हें खत्म करने से फेट इमॉर्टल गू को आगे रिपेयर करने में मदद मिलेगी। लेकिन हेवनली कोर्ट इस बार सिर्फ तुम दोनों को ही लड़ने की इजाजत देगी। स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल ने साफ साफ कहा। क्यून फेरी जी वेई को समझ नहीं आया। हेवनली कोर्ट की बुनियाद बहुत गहरी थी। पहले बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन में उन्हें बहुत देर से पता चला था, और जागे हुए हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स इतने नहीं थे कि वो हालत बदल पाते। लेकिन अब जब उन्हें स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल से चेतावनी मिल गई थी, वक्त काफी था। हेवनली कोर्ट के पास तैयारी के लिए बहुत टाइम था। हेवनली कोर्ट आराम से अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके दुश्मनों को कुचल सकती थी। लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल ने फेरी जी वेई और ड्यूक लॉन्ग को बताया कि सिर्फ वो दोनों ही जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो किस्मत में लिखा है। बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन के बाद लक की अनिश्चितताएं बहुत कम हो गई हैं। फ्लैट जब फेट इमॉर्टल गू रिकवर हो रहा है, किस्मत फिर से दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर रही है। तुम इस बार यकीनी तौर पर जीतोगे। हेवनली कोर्ट में सो रहे गू इमॉर्टल्स को परेशान मत करना, उनका एक बड़ा मकसद है। हेवनली कोर्ट की बुनियाद को और कमजोर नहीं किया जा सकता, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हेवन ओवरसीइंग टावर और स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को ले जाओ। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्स के गू इमॉर्टल्स को बेवजह नहीं बुलाना है। उनकी जिंदगियां बचाने का ध्यान रखना। अगले 10 सालों में हेवन ओवरसीइंग टावर को और भी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की जरूरत पड़ेगी सोने के लिए। याद रखना। स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल ने उन्हें कई निर्देश दिए। फेरी जी वेई को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। पता चला कि भले हाई वो हेवनली कोर्ट की मेंबर थी, असल में वो उसके बारे में बहुत कम जानती थी। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद गहरी थी, लेकिन वो उन्हें बेवजह इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जैसा उसने पहले सोचा था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स सो रहे थे। उनकी उम्र बढ़ाने के अलावा इसका एक और भी बड़ा मकसद लग रहा था। चैप्टर 1366 ड्यूक लॉन्ग जाग गया हेवनली कोर्ट के अपने मसले लेकिन ये मसले क्या थे, स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल ने साफ साफ नहीं बताया। सब कुछ कहने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल हवा में ही गायब हो गई। ओ जी वे, मेरी तरफ मत देखो। भले ही मैं ज्यादा जिया हूं, लेकिन मुझे उतने राज नहीं पता जितना तुम सोचती हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये सिर्फ दूसरी बार है जब मैंने स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल को अपने आप प्रकट होते देखा है। ड्यूक लॉन्ग ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, हमें स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल पर विश्वास करना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा उसने कहा है। हम इस बार जरूर जीतेंगे, यही हमारी किस्मत है। ड्यूक लॉन्ग के अटल इरादे का असर फेरी जी वेई पर भी हुआ। बाद में हेवनली कोर्ट के एक्शंस में सब कुछ स्टार कॉन्स्टलेशन हेवंसविल के निर्देशों के मुताबिक हाई हुआ। ड्यूक लॉन्ग और बाकी लोगों ने उसकी बात नहीं टाली। जब हेवन ओवरसीइंग टावर व्हाइट हेवन में मूव कर रहा था, यूज पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के तरीकों ने रोक दिया। उसमें ड्यूक लॉन्ग, फेरी जी वेई और 10 बड़े पुराने सेक्स के गू इमॉर्टल्स आ रहे थे इस अहम लड़ाई में हिस्सा लेने। फैंग युआन का एनालिसिस बिल्कुल सही था। भले ही उस समझ नहीं आया कि हेवनली कोर्ट और गू इमॉर्टल्स क्यों नहीं भेजे रही, इससे यूज डिटेल को समझने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक इसलिए फैंग युआन ने सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यंग वूजी की मदद करने और ड्यूक लॉन्ग और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के बीच की लड़ाई पर असर डालने का फैसला किया। ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने यिंग वूजी से एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म हासिल कर लिया। इस इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म से वो सीधे पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से बात कर सकता था। फैंग युआन ने यिंग वूजी की मदद इसलिए की ताकि वो शैडो सेक्ट का शुरुआती भरोसा जीत सके, वरना यूज यह गू वर्म कैसे मिलता। इस गू वर्म और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का गहरा रिश्ता था। इसके साथ उसके पास एक अहम क्लू होगा और वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के बारे में चीजें डिड्यूस कर पाएगा। इसलिए ऐसे गू वॉर्म्स को आमतौर पर बहुत करीब रखा जाता है। सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क यह इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म फैंग युआन को देता। नॉर्मल टाइम में उन्हें जरूर एक इन्फॉर्मेशन पाथ अलायंस एग्रीमेंट करना पड़ता। इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म मिलने के बाद पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने फैंग युआन से कांटेक्ट किया और कहा, फैंग युआन, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क एक शानदार टाइटल है, ये देने के लिए शुक्रिया, मुझे ये पसंद आया।
फैंग युआन ने कभी नहीं सोचा था कि जो झूठ उसने ताई बायुन शेंग को बहलाने के लिए बोला था वो एक दिन सच हो जाएगा। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इंटरपर्सनल स्किल्स कमाल की थी। उसके ये कहते ही उसके और फैंग युआन के बीच का रिश्ता काफी गहरा हो गया। फैंग युआन हंसा, तो मैं तुम्हें पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क कहूंगा। तुम मेरी सिंसियरिटी पहले ही महसूस कर चुके हो। हम साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही कोशिश नहीं कर रहा। ए फ्लैट, तुम्हारी तरफ से डील पूरी करने का वक्त है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने ड्यूक लॉन्ग पर जोरदार हमला करते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? वो जानता था कि फैंग युआन के पास क्या ताकत है, लेकिन इस अहम पल में वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। फैंग युआन ने जवाब दिया, हेवनली क्रिस्टल्स। मुझे बड़ी मात्रा में हेवनली क्रिस्टल्स चाहिए। हेवनली क्रिस्टल्स हासिल करना बहुत मुश्किल था। भले ही वो ट्रेजर येलो हेवन में बिकते थे, लेकिन वो यदि और कम क्वांटिटी में फैंग युआन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शैडो सेक्ट के पास वो थे। फैंग युआन को इसमें कोई शक नहीं था। भले ही शैडो सेक्ट को भारी नुकसान हुआ था और उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। फैंग युआन ने ये यिंग वूजी और उसके ग्रुप का पीछा करते वक्त देख लिया था। जैसा कि उम्मीद थी, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने जवाब दिया, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे हेवनली क्रिस्टल्स हैं, वो तुम्हें मेरी सिंसियरिटी दिखाने के लिए दिए जा सकते हैं। तुम्हें हेवनली क्रिस्टल्स अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को पालने के लिए चाहिए? ये एक अच्छा आइडिया है। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन भले ही तुम अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को एक सच्चा इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट बना लो, हो सकता है तुम यूज कंट्रोल ना कर पाओ। मैं तुम्हारे एंस्लेवमेंट पाथ मेथड के बारे में जानता हूं। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल कर सकते हो। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की बातों ने फैंग युआन को खुश कर दिया और साथ ही हैरान भी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क बहुत जेनरस था। उसने फैंग युआन का सपोर्ट पाने के लिए बिना हिचकिचाए हेवनली क्रिस्टल्स दे दिए। वो पहले से हाई एक पैसिव स्टेट में था, इसलिए जब उसने अपनी आगे की बातें कही, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल करने का तरीका, उसने फैंग युआन को लालच दिया। यह अपनी पोजीशन को पैसिव से एक्टिव में बदलना था। एक रैंक 8 विजडम पाथ गु इमॉर्टल से यही उम्मीद थी। उसके शब्दों में ज्ञान भरा था। फैंग युआन को एक तगड़े दुश्मन का ऑरा महसूस हुआ। फैंग युआन चुप रहा और फिर बोला, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल करने का एक और तरीका ऐड करना ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास करने के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने ये ऐसे कहा जैसे उसके पास खुद अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल करने का कोई तरीका हो। इस तरह पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का बार्गेनिंग चिप उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क मुस्कुराया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये है कि हम दोनों को अभी सीजफायर करना होगा। फैंग युआन ने कहा, इस मामले से शैडो सेक्ट को फायदा होगा। यह फैंग युआन के लिए भी अच्छा था, सिर्फ हेवनली कोड को हाई इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। तुरंत पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपने ऑर्डर दिए, शैडो सेक्ट के गु इमॉर्टल्स को वापस बुलाते हुए। फैंग युआन ने भी ऑर्डर्स भेजे। भले हाई सदर्न बॉर्डर के गु इमॉर्टल्स को समझ नहीं आया, लेकिन वो ये है कि आइडेंटिटी और गु फॉर्मेशन पर उसके कंट्रोल की वजह से उन्होंने उसकी बात मानी। दोनों तरफ अलग होने लगे। शैडो सेक्ट को काफी नुकसान हुआ था। सिर्फ यंग वूजी, बाई निंगबिंग, ही लूलान, फेरी मियाओयेन और कुछ लोग ही बचे थे। सदर्न बॉर्डर की तरफ भले ही नुकसान हुआ था, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था। उनकी संख्या में कोई कमी नहीं थी। लेकिन शैडो सेक्ट के पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फजीक बॉडीज ऐप भी अपने ककून से बाहर निकल रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे ड्रीम रेल्म कमजोर होकर गायब हो रहा था। यह सिचुएशन हेवनली कोर्ट के लिए सबसे बुरी थी। दोनों तरफ की ताकत का फर्क कम हो रहा है। अब हेवनली कोर्ट क्या करेगी? फैंग युआन हेवनली कोर्ट के एक्शंस के खिलाफ सतर्क था। ड्यूक लॉन्ग अभी भी सो रहा था, जबकि फेरी जीवे सुपर गु फॉर्मेशन पर कब्जा करने की अपनी स्पीड बढ़ा रही थी। हेवन ओवरसीइंग टावर अभी भी जुओ ये हुई के साथ उलझा हुआ था। बूम! जुओ ये हुई ने अपना बायां पंजा उठाया और ऊपर उछला। हेवन ओवरसीइंग टावर को जमीन पर पटक दिया। हेवन ओवरसीइंग टावर सफेद रोशनी से चमका, उस कोई नुकसान नहीं हुआ। जुओ ये हुई ने अपना मुंह खोला और ग्रेनाइट छोड़ दी। हेवन ओवरसीइंग टावर ने फिर से फेट वैंक्वश का इस्तेमाल किया। दोनों किलर मूव्स आमने सामने आए। ग्रेनाइट सफेद रोशनी में गायब हो गई और जुओ ये हुई टूटी हड्डियों और फटी मांसपेशियों के साथ दूर जा गिरा। लेकिन लगभग तुरंत ही उसने एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया और उसकी सारी चोटें गायब हो गई। अपनी पीक कंडीशन में वापस आकर
ज़ुओ ये हुई फिर से गुर्राया और पूरे गुस्से और नफरत के साथ हेवन ओवरसीइंग टावर पर हमला कर दिया। हेवन ओवरसीइंग टावर में एक आवाज सुनाई दी और फिर वो आसमान में उड़ गया। ज़ुओ ये हुई के पास भी अपना फ्लाइंग किलर मूव था, वो आसमान में उड़ा और हेवन ओवरसीइंग टावर का पीछा करने लगा। टावर के अंदर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स के चेहरों पर घबराहट और चिंता के भाव थे। डैम इट, यह इमोरियल डेसोलेट बीस्ट बहुत ज्यादा तगड़ा है, यह किलर मूव्स इस्तेमाल कर सकता है, हेवन ओवरसीइंग टावर इससे जल्दी नहीं निपट सकता। हम क्या करें? लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग को टारगेट किया गया और वो एक ड्रीम रेल्म में गिर गए। अनपर रैंक 8 डेमन हमला कर रहा है। हमें जाना होगा। हमें लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग को रिइंफोर्समेंट्स भेजने होंगे, अगर ये चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग ने जाने से पहले निर्देश दिया था कि हमें हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर ही रहना है, हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। ए फ्लैट वक्त बदल चुका है। हमारे बीच रैंक 8 गू इमोर्टल्स हैं, अब जब लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग खतरे में हैं, उन्होंने बैटल का कंट्रोल खो दिया है। अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग की जान खतरे में पड़ जाएगी। एक छोटी चर्चा के बाद हेवन ओवरसीइंग टावर ने हमला किया, ज़ुओ ये हुई को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेला और एक मौका बनाया। डू सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स ने मौके का फायदा उठाया और हेवन ओवरसीइंग टावर से बाहर उड़कर ड्यूक लॉन्ग की तरफ बढ़े। हा, डू चूहे बाहर आए। ज़ुओ ये हुई हंसा, उसकी जानवर जैसी इल्म में एक शैतानी रोशनी चमकी। उसने अपना खून का प्यासा मुंह खोला। दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स के जिस्म कांप गए, जैसे उन्होंने किसी शिकारी का सामना कर लिया हो। उन्हें एक जबरदस्त खतरा महसूस हुआ और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्रैक! ज़ुओ ये हुई ने अपना मुंह बैंड किया, भले हाई वो इन दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स से काफी दूर था। जब उसके दांत मिले तो ऐसा लगा जैसे उसने इन दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स को काट लिया हो। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसी वक्त दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स खून की उल्टियां कर रहे थे। वो भयानक घावों से ढके हुए द, उनके ऑर्गन्स फट चुके द, उनके पूरे जिस्म का शेप हाई बिगड़ गया था। ये एक फूड पाथ किलर मूव है, इससे बचना मुश्किल है। ज़ुओ ये हुई के पास इंसानी दिमाग है, वो जानता है कि दुश्मन की कमजोरी पर कैसे हमला करना है। जल्दी दोनों को वापस लाओ। हेवन ओवरसीइंग टावर ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की, और क्योंकि दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट रैंक 8 के पास खुद को बचाने के तरीके वो बाल बाल बचे और ज़ुओ ये हुई द्वारा खाए नहीं गए। अस खतरे से बचने के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स को ज़ुओ ये हुई की भयानक ताकत का एहसास हुआ। वाकई एक लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के लायक है, वो जानवर जिसे रेकलेस सेविज ने पीछे छोड़ा था। लेकिन इस तरह हम लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग को कैसे बचाएंगे? हेवन ओवरसीइंग टावर को अंदर ले आओ। ये बहुत खतरनाक है। अगर हमें ड्रीम रेल्म में भेजे दिया गया तो हम हेवन ओवरसीइंग टावर खो देंगे। क्या हम में से कोई इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? जबकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स चर्चा कर रहे थे, ड्यूक लॉन्ग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के तरीके आखिरकार काम कर रहे थे। उसने ड्यूक लॉन्ग के डिफेंसेस को तोड़ दिया था। टूटो! पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ड्यूक लॉन्ग के पास उड़ा और कुछ पर्पल गैस थूक दी। ये रहस्यमयी सांस ड्यूक लॉन्ग पर गिरी और उसके सारे डिफेंसेस को पिघला दिया। इमॉर्टल किलर मूव, ब्रिलियंट विल डिसोल्यूशन। मारो! पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की तेज पर्पल रोशनी से चमकी, उसने अपना किलर मूव ड्यूक लॉन्ग पर इस्तेमाल किया। लेकिन उसी वक्त ड्यूक लॉन्ग ने अपनी ऊन खोल दी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क धूल और धुएं से बाहर उड़ा जबकि ड्यूक लॉन्ग वहीं खड़ा रहा। वो जाग चुका था। वो इतनी जल्दी कैसे बच निकला? यिंगवुजी बुरी तरह से चौंक गया। उसने जल्दी से लीड सोल इनटू ड्रीम का इस्तेमाल किया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। ड्यूक लॉन्ग बहुत ही अजीब टाइम पर जागा था। वो यिंगवुजी को रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ड्यूक लॉन्ग तुरंत गायब हो गया और यंग वुजी को किलर मूव का बैकलैश झेलना पड़ा। वो खुद ही सपने में गिर गया था। इस मूव का नाम शायद लीड सोल इनटू ड्रीम है। अच्छा मूव है। अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं इसकी गहराइयों को समझ पाता, ड्यूक लॉन्ग बोला, जबकि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का चौकन्ना चेहरा उसकी ठंडी ड्रैगन एल में झलक रहा था। ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा, और तुम, अगर तुम्हारे तरीके बस इसी लेवल के हैं तो तुम मेरा अगला मूव नहीं झेल पाओगे, क्योंकि ये प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। ड्यूक लॉन्ग ने मुख्य रूप से की पथ और दूसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट किया था। इस वक्त वो आखिरकार अपने असली तरीके इस्तेमाल करने वाला था। चैप्टर 1367 ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। ड्यूक लॉन्ग के ये कहते ही उसका ऑरा अचानक बदल गया।
उसने अभी अभी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को पीछे धकेला था और यंग वूजी के लीड सोल इनटू ड्रीम को बेअसर कर दिया था। उसका ऑरा जबरदस्त था, वो आसमान में उड़ते एक विशाल ड्रैगन जैसा लग रहा था। लेकिन अब वो कम हो रहा था। कम होना सही शब्द नहीं था, वो कंडेंस हो रहा था, आपस में जुड़ रहा था। उसका पहले का जबरदस्त ऑरा अब कंडेंस हो रहा था। कुछ ही सांसों में ड्यूक लॉन्ग का हैरान कर देने वाला ऑरा पूरी तरह से छुप गया। वो एक गहरी खाई जैसा बन गया था जिसे समझना नामुमकिन और रहस्यमय था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो एक तगड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। वो महसूस कर सकता था कि इस हालत में ड्यूक लॉन्ग अस जबरदस्त ऑरा वाले ड्यूक लॉन्ग से कहीं ज्यादा खतरनाक था। रॉ! ड्यूक लॉन्ग ने अपना मुंह खोला और दहाड़ा। इसके बाद वो वहीं पर पूरी तरह से गायब हो गया। ओह नो! पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का दिल डूब गया। ड्यूक लॉन्ग वही चीज दोबारा कर रहा था। उसने एक बार इस तरीके का इस्तेमाल करके पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के पास टेलीपोर्ट किया था और केओटिक ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करके पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को दबा दिया था। आम गू इमोर्टल्स ड्यूक लॉन्ग का इरादा जानते हुए भी रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अलग था। उसने विजडम पाथ कल्टिवेट किया था, वो तेजी से सोच सकता था। लगभग उसी वक्त जब ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने सोचना खत्म किया और रिएक्ट किया। अपनी पहली लड़ाई में पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने ड्यूक लॉन्ग के टेलीपोर्टेशन का राज समझ लिया था। इस वक्त उसने वही तरीका दोबारा इस्तेमाल किया, अपने आसपास से ड्रैगन की दहाड़ की आवाज को मिटा दिया। और सच में अगले हाईपैल ड्यूक लॉन्ग ने मूव करना बैंड कर दिया। वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के सामने दोबारा प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वो उसके करीब आने में कामयाब नहीं हुआ। वो अब भी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से कई सौ कदम दूर था। लेकिन ड्यूक लॉन्ग के लिए ये दूरी काफी थी। ह्यूमन ची रिट्रैक्शन! वो चिल्लाया, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की तरफ हाथ हिलाते हुए। उसका मूवमेंट बहुत आमसा था, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को हाथ हिला रहा हो। लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को एक भारी झटका लगा। भारी मात्रा में ह्यूमन की उसके जिस्म से निकली और बेकाबू होकर ड्यूक लॉन्ग की तरफ उड़ने लगी। पलक झपकते ही वो ड्यूक लॉन्ग की हथेली में समा गई और गायब हो गई। इतनी बड़ी मात्रा में ह्यूमन की खून के बाद पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की एक अंदर धंस गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके चमकीले पर्पल बाल दुल हो गए। उस अपने सर में और पूरे जिस्म में जबरदस्त कमजोरी महसूस हुई। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की एड़ी की गहराइयों में एक हैरानी की रहस्यमयी रोशनी देखी जा सकती थी। जब उसने ड्यूक लॉन्ग की चिल्लाहट सुनी तो यूज एक मशहूर की पाथ किलर मूव याद आया, ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। यह किलर मूव प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। इसकी दो बहुत मशहूर खासियतें थी। पहली यह थी कि इसे सीखना बहुत मुश्किल था। यह किलर मूव बेहद कॉम्प्लेक्स था और इसमें बहुत सारे गू वॉर्म्स का इस्तेमाल होता था। उन्हें अनगिनत स्टेप्स के साथ इंटरचेंज किया जाता था, यहां तक कि विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स का भी सर दर्द करने लगता इसे कोशिश करने में। दूसरी ये थी कि इसके रिस्क बहुत ज्यादा थे, क्योंकि यह किलर मूव बहुत कॉम्प्लेक्स था। जब गू इमॉर्टल्स इसे इस्तेमाल करते और कोई गलती कर देते तो भारी बैकलैश अनपढ़ हाया पड़ता। अगर किलर मूव कामयाब हो जाता और दुश्मन को हिट नहीं कर पाता तो यह किलर मूव वापस आकर यूजर को ही नुकसान पहुंचाता। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन में बेहद भयानक ताकत थी। इसका एक्सप्लेनेशन इमॉर्टल असेंशन के प्रोसेस से शुरू होता है। जब इंसान इमॉर्टल असेंशन से गुजरते हैं तो यूएस में 3 की शामिल होती हैं, हेवन ची, अर्थ ची और ह्यूमन ची। जब गू मास्टर्स रैंक 1 से रैंक 5 तक कल्टिवेट करते हैं तो वो इस प्रोसेस में ह्यूमन ची जमा करते हैं। जब वो असेंशन से गुजरते हैं तो वो हेवन और अर्थ ची लेते हैं। तीनों की एक हो जाती हैं और गू मास्टर उन्हें कंट्रोल करने पर कॉन्सेंट्रेट करता है, अपना विटल गू अंदर डालकर और एक एक्सप्लोजन के जरिए इमॉर्टल एपर्चर बनाता है। गू मास्टर के पास जितनी ज्यादा ह्यूमन की होती वो उतनी ही ज्यादा हेवन और अर्थ ची फ्यूज कर पाता और उन्हें उतने हायर ग्रेड का इमॉर्टल एपर्चर मिलता। आमतौर पर 10 एक्सट्रीम फिजिक्स का मतलब बेहद ज्यादा ह्यूमन की होता है, जो नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा है। या फिर एक गू मास्टर खुद से एक्यूमुलेशंस कर सकता है, चाहे कोई भी पथ हो। जब तक किसी के पास ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल हो, उनकी ह्यूमन की बहुत ज्यादा होगी। इमॉर्टल एपर्चर बनाने के बाद चाहे कल्टिवेशन हो या इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करना, गू इमॉर्टल्स को तीनों की के बीच बैलेंस बनाए रखना पड़ता था। हेवन ची, अर्थ ची, ह्यूमन ची, तीनों में से किसी एक की भी कमी नहीं हो सकती थी और बैलेंस नहीं टूट सकता था। जैसे कि फैंग युआन रिवर्स फ्लो रिवर जैसा सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ मिलने के बाद सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का हेवन और अर्थ की का खर्च बेहद ज्यादा हो गया। इसलिए
उस अक्सर अपना इमॉर्टल एपर्चर रखना पड़ता था ताकि वो बाहर की दुनिया से हेवन और अर्थ चील सके, खुद को रिप्लेनिश कर सके और बैलेंस बनाए रख सके। तीनों की के मामले में चाहे कोई भी गु इमॉर्टल या वेनरेबल हो, वो लापरवाही नहीं कर सकते थे। पांचों रीजन्स की दुनिया में हेवन और अर्थ की अलग अलग होती थी। अगर गु इमॉर्टल्स जो नेटिव नहीं हैं वो विदेशी हेवन और अर्थ ची लेते तो उनके इमॉर्टल एपर्चर्स को भारी नुकसान होता। भले ही वो इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता था। जब गु इमॉर्टल्स मार्ट तो ब्लेस्ड लैंड्स बन जाती। जैसे लुओपो वैली में बैटलफील्ड में कई सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स में उनके इमॉर्टल एपर्चर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लेस्ड लैंड्स बन गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने दूसरे रीजन की हेवन और अर्थ चीली तो ब्लेस्ड लैंड्स के अंदर की बुनियाद और रिसोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये सब एक्सप्लेनेशंस एक बात साबित करने के लिए थे, हेवन, अर्थ और ह्यूमन ची वो इमॉर्टल एपर्चर और गु इमॉर्टल्स के लिए बेहद जरूरी थे। कोई भी अम्बैलेंस इमॉर्टल एपर्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, और ये इमॉर्टल किलर मूव ट्रिपल ची रिट्रैक्शन इसी पॉइंट को टारगेट करता था। ये सीधे इमॉर्टल एपर्चर की बुनियाद पर हमला करता था। ये एक कंसेक्यूटिव मूव और वेरिएशन मूव का कॉम्बिनेशन था, इसलिए इस किलर मूव को इस्तेमाल करने वाले गु इमॉर्टल को बेहद स्किल्ड होना जरूरी था। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के 3 स्टाइल्स थे। पहला स्टाइल ह्यूमन ची रिट्रैक्शन। टारगेट के हिट होने के बाद वो बहुत सारी ह्यूमन ची खो देते, उनकी बुनियाद गिर जाती। ऑफ कोर्स अगर टारगेट के पास कोई ह्यूमन की नहीं होती, जैसे कि एक डेसोलेट बीस्ट, तो इस मूव का कोई असर नहीं होता। दूसरा स्टाइल अर्थ ची रिट्रैक्शन। अगर हिट होता तो गु इमॉर्टल का इमॉर्टल एपर्चर अर्थ की से खाली हो जाता। अर्थ की भारी कमी के साथ तीनों की पूरी तरह से आउट ऑफ बैलेंस हो जाती। इमॉर्टल एपर्चर गंभीर खतरे में पड़ जाता। तीसरा स्टाइल हेवन ची रिट्रैक्शन। यह हेवन की निकाल लेता। अगर किसी इंसान को तीनों मूव से हिट किया जाता तो उनका इमॉर्टल एपर्चर तुरंत टूट जाता। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क पीछे हटा। वो पहले हाई ह्यूमन ची रिट्रैक्शन से हिट हो चुका था। अगर वो अर्थ ची रिट्रैक्शन से भी हिट हो जाता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। भले हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क इस मूव के बारे में जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इसे देखा था। वो इतने कम वक्त में इसे समझ नहीं सकता था। यह मूव बहुत कॉम्प्लेक्स था। जितना कॉम्प्लेक्स मूव होता, भले हाई यूज बैटल में इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन दुश्मनों के लिए उस समझना भी उतना ही मुश्किल होता। आखिरकार हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क इसे सॉल्व नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपने तरीके इस्तेमाल कर सकता था, जैसे ही उसने अनगिनत क्लोन्स बनाए। एक ही बार में सैकड़ों पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क्स रैंडमली उड़ने लगे। उसी वक्त उसका ये बॉडी गायब हो गया। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन पावरफुल था, लेकिन अगर वो हिट हाई ना कर पाए तो वो बेकार था। लेकिन ड्यूक लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हिला। वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के रिस्पॉन्स के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके बाद वो ठंडी हंसी हंसा और उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में फैल गई, भले ही वो धीमी थी। बहुत देर हो चुकी है पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क, तुम ह्यूमन ची रिट्रैक्शन से हिट हो चुके हो। अब तुम अगले डू स्टाइल से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम सिर्फ इसे से सकते हो। आओ अर्थ ची रिट्रैक्शन। ड्यूक लॉन्ग रुका और फिर से हाथ हिलाया। वो उस धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। ड्यूक लॉन्ग का हाथ हिलाने का मोशन सही डायरेक्शन में नहीं था, और उसने कोई जांच भी नहीं की। उसको ही अंदाजा नहीं था कि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ऐप कहाँ है, लेकिन वो फिर भी तुरंत हिट हो गया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क बुरी तरह से चौंक गया। एक विशाल मात्रा में अर्थ की उसके इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकली, एक तूफान की तरह ड्यूक लॉन्ग की हथेली की तरफ बढ़ी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का इमॉर्टल एपर्चर बुरी तरह से डैमेज हो गया। उसकी बुनियाद बर्बाद हो गई और उसकी तीनों की का बैलेंस कब का बिगड़ चुका था। उसका इमॉर्टल एपर्चर कुछ ही सांसों में टूटने वाला था। इस वक्त पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के सामने एक आखिरी चॉइस था। अपना अपर्चर रखना, अपना अपर्चर यहां रखना। इस तरह वो हेवन और अर्थ की लेकर बैलेंस वापस ला सकता था। लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने इस ऑप्शन को तुरंत छोड़ दिया। ये एक भयानक आइडिया था। जैसे हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अपना अपर्चर रखता, उसका ने बॉडी उसके इमॉर्टल एपर्चर में फंस जाता। वो तुरंत बैटलफील्ड छोड़ देता और सारी इनिशिएटिव खो देता। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमॉर्टल एपर्चर सिर्फ एंट्रेंस खोलकर ही हेवन और अर्थ चील सकता था। एक रास्ता जरूरी था, और बाहर ड्यूक लॉन्ग उसका इंतजार कर रहा था। अगर इस इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खुलता तो ड्यूक लॉन्ग अंदर घुस जाता और आसानी से इमॉर्टल एपर्चर को भारी नुकसान पहुंचाता। इसके अलावा वो जब चाहे लड़ सकता या पीछे हट सकता था,
जबकि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अपने हाई इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फंसा रह जाता। भले ही मैं अपना अपर्चर रख दूं और अपनी अर्थ ची रिप्लेनिश कर लूं, बैलेंस तो ह्यूमन की कमी की वजह से कब का खो चुका है। मेरे पास ह्यूमन की रिप्लेनिश करने के लिए जरूरी ह्यूमन पाथ मेथड्स नहीं हैं, मैं सिर्फ बड़ी संख्या में इंसान या वेरिएंट इंसान खरीद सकता हूं। अनगिनत विचार पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के दिमाग में चमके। कुछ ही पलों में उसने अपना फैसला कर लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पेट को पकड़ा, फिर उसके हाथ में एक अजीब सी पर्पल रोशनी चमकी। जैसे ही उसका हाथ धीरे धीरे उसके पेट से दूर हुआ, उसके मूवमेंट के साथ इमॉर्टल एपर्चर बाहर निकाल लिया गया। ये देखकर फैंग युआन को अपने दिमाग में एक जानी पहचानी फीलिंग आई। यूज ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की याद आई। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के पास एक फायर पाथ मेथड था जिससे वो किसी और का इमॉर्टल एपर्चर ले सकती थी। इस मूव ने फैंग युआन पर गहरा असर छोड़ा था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ये कैसे जानता है? फैंग युआन थोड़ा हैरान था लेकिन जल्दी समझ गया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस शुरू से हाई ज़ॉम्बी अलायंस की मेंबर थी और ही लूलैंड शैडो सेक्ट के कंट्रोल में थी, तो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का इस मेथड को जानना कोई अजीब बात नहीं थी। दुनिया के सारे पाथ्स, अगर उनमें गहरी अटेनमेंट हो तो वो दूसरे पाथ्स की नकल कर सकते थे और उनके इफेक्ट्स हासिल कर सकते थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का मूव साफ तौर पर एक विजडम पाथ मेथड था। ये भी हो सकता है कि उसने इसे खुद बनाया हो और इसका ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से कोई लेना देना ना हो। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपना इमॉर्टल एपर्चर निकाला और उस बाहर की दुनिया में रख दिया। इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खुला और उसने अर्थ ची लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस ग्रोटो हेवन के बचने की उम्मीद बहुत कम थी। भले हाई अर्थ की वापस मिल जाए, ह्यूमन की बहुत ज्यादा कमी थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का संकल्प देखकर ड्यूक लॉन्ग थोड़ा चौंक गया। उसके चेहरे पर एक पाल के लिए तारीफ का भाव चमका। चैप्टर 1368 स्पेक्ट्रल सोल को पकड़ना। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपना इमॉर्टल एपर्चर खो दिया। उसने अपनी कल्टीवेशन की बुनियाद खो दी। अपने इमॉर्टल एपर्चर के बिना उसका फ्यूचर अंधेरे में था। फ्यूचर को छोड़ो, अभी भी जब उसका इमॉर्टल एपर्चर उसके जिस्म से अलग हुआ, उसने भारी मात्रा में डाउ मार्क्स खो दिए। भले ही उसने ज्यादातर गू वॉर्म्स और इमॉर्टल एसेंस अपने पास रखे, लेकिन डाउ मार्क्स के एम्प्लीफिकेशन के बिना उसकी बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल नीचे गिर गई। ये एक ऐसी चीज थी जिसका उसके पास कोई और इलाज नहीं था। अगर उसकी हेवन की निकाल ली जाती तो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का इमॉर्टल एपर्चर टूट जाता, असिमिलेशन की हवाएं चलती और उसकी जान जाने का खतरा और भी बढ़ जाता। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन बस कमाल का था। ये सीधे गू इमॉर्टल की बुनियाद पर हमला करता था, यहां तक कि महान पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को भी अपना इमॉर्टल एपर्चर छोड़ना पड़ा। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई आयन पाम मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट अपने दोनों हाथ तोड़ दे। फैंग युआन ये सब देख रहा था, हैरानी से भरा हुआ। इतिहास में सिर्फ 10 ही लोग वेनरेबल्स बने थे। इन 10 लोगों से जुड़ी कोई भी चीज अद्भुत बन सकती थी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का फॉर्मलेस हैंड ऐसा ही था। पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का रिइनकार्नेशन बैटलफील्ड भी वैसा ही था, और प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का ट्रिपल ची रिट्रैक्शन भी वैसा ही था। हम क्या कर सकते हैं? फैंग युआन सिचुएशन को बदलने के तरीके पर जोर से सोचने लगा। वो कुछ नहीं कर सकता था, वो अब सिर्फ खुश हो सकता था। खुश था कि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने यूज पहले ही सारे हेवनली क्रिस्टल्स दे दिए थे। सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए और फेरी जी वे का मुकाबला करते हुए उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को पालना शुरू कर दिया। उसके पास अब बहुत सारे हेवनली क्रिस्टल्स दी, पहले के हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट से कहीं ज्यादा। भले हाई अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट बन जाए, वही चीज दोबारा नहीं होगी, वो भूख से नहीं मारेगा। वाकई ड्यूक लॉन्ग के लायक है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने ड्यूक लॉन्ग की तारीफ करते हुए कहा। ड्यूक लॉन्ग बहुत पावरफुल था। उसके पास यकीनी तौर पर क्वाजी रैंक 9 बैटल स्ट्रेंथ थी। आम रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के खिलाफ वो उन्हें कुचल सकता था। सिर्फ पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क जैसे लोग, जो रैंक 8 के पीक पर द और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के ओरिजिनल स्प्लिट सोल्स में से एक थे, जिन्होंने 1 लाख साल तक कल्टिवेट किया था, उनके पास यूज चैलेंज करने की बुनियाद और काबिलियत थी। लेकिन दर्जनों राउंड्स के बाद जब ड्यूक लॉन्ग की जांच पड़ताल खत्म हुई, यूज एहसास हुआ कि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के पास उसका मुकाबला करने का कोई असली तरीका नहीं था। इसलिए उसने अपना की पाथ ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन बेहद पावरफुल था, लेकिन इतने मजबूत किलर मूव को अगर काउंटर कर दिया जाता तो यूजर की हालत खराब हो जाती। ये बिल्कुल वैसा था जैसे पत्थर उठाकर अपने ही सर पर मार लेना। इसलिए कोई भी गू इमॉर्टल ऐसे किलर मूव के साथ बहुत सावधान रहता।
जैसे फैंग युआन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील इस्तेमाल करने के बजाय अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को पालना बेहतर समझता था। इस लड़ाई में मैं एक जूनियर को बुली कर रहा हूं। अगर तुम किस्मत के खिलाफ जाने वाले शख्स ना होते तो हम शायद बैठकर एक अच्छी बातचीत कर सकते थे। आखिरकार इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरा इंटरेस्ट जागा सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। ये बेहद एक्साइटिंग बन जाएगी और मैं ही वो शख्स हूंगा जो इस महान नए युग का पर्दाफाश करेगा। ड्यूक लॉन्ग ने आह भरी और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का पीछा करने लगा। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क लड़ते हुए पीछे हट रहा था। वो पूरी तरह से दबा हुआ था। वो ट्रिपल ची रिट्रैक्शन के पहले डू स्टाइल से हिट हो चुका था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ बुरी तरह गिर गई थी। वो पहले हाई ड्यूक लॉन्ग का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, अब हालत और भी खराब थी। ड्यूक लॉन्ग के हमले पावरफुल और लगातार द इस वक्त उसने हर मामले में पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को पीछे छोड़ दिया था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क सिर्फ उम्मीद के साथ टिका हुआ था, जबकि वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बनाने के लिए किलर मूव इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास इसे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यिंग वुजी अभी भी एक ड्रीम रेल में फंसा हुआ था। बाकी गु इमॉर्टल्स सिर्फ लाचारी से देख रहे थे। फैंग युआन ने अपने दांत पीस लिए, उसका दिल भारी था। उसने जल्दी से बैटलफील्ड पर नजर दौड़ाई। ड्यूक लॉन्ग को एक बड़ी बढ़त थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क का केस खत्म था। ए फ्लैट एक हाई रास्ता था कि दुश्मन की कमजोरी पर हमला करके सिचुएशन को बचाया जाए, लेकिन ड्यूक लॉन्ग ने अपनी सेना भेजते वक्त इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने जिन लोगों को भेजा था वो सभी पावरफुल लोग थे। ड्यूक लॉन्ग को छोड़कर फेरी जी वे के पास स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड था, जबकि हेवन ओवरसीइंग टावर एक किले की तरह मजबूत था। भले हाइजुओ ये हुई हमला कर रहा था, वो सिर्फ बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के बहुत सारे गु इमॉर्टल्स लेकिन वो इतनी तीव्र लड़ाई में दखल नहीं दे सकते थे। ओह नो, ये ऐसे नहीं चल सकता। एक बार पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क हार गया तो पूरी लड़ाई हेवनली कोर्ट के पक्ष में चली जाएगी। तब तक मेरे बच निकलने की उम्मीद बहुत कम रह जाएगी। क्या मुझे अभी पीछे हट जाना चाहिए? क्या मुझे इस बात पर जुआ खेलना चाहिए कि हेवनली कोर्ट ने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का काउंटर ढूंढ लिया है या नहीं? फैंग युआन हिचकी चेन से खुद को रोक नहीं पाया। ये फैसला करना मुश्किल था, लेकिन इस वक्त पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क और ड्यूक लॉन्ग के बीच की लड़ाई में एक नया डेवलपमेंट हुआ। एक ब्लेस्ड लैंड का एंट्रेंस अचानक खुला और उसके अंदर से एक विशाल सोल बीस्ट आर्मी प्रकट हुई। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने इन सोल बीस्ट्स पर भरोसा करके ड्यूक लॉन्ग के हमलों को रोका और ब्लेस्ड लैंड में पीछे हट गया। ये शैडो सेक्ट का ब्लेस्ड लैंड है। फैंग युआन ने यह देखा तो उसकी उंगली चमक उठी, जिनमें एक तेज रोशनी थी। बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन के दौरान शैडो सेक्ट का ब्लेस्ड लैंड शैडो सेक्ट द्वारा यहां लाया गया था। शैडो सेक्ट के ब्लेस्ड लैंड में डूर ऑफ लाइफ एंड डेथ था। स्पेक्ट्रल सोल यूएस में से निकला था ताकि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज का सामना कर सके, अपनी महान ताकत दिखाते हुए, और हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स को मारने। हेवन ओवरसीइंग टावर बर्बाद हो गया था और सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गु रिफाइन हो गया था। बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन के बाद शैडो सेक्ट को नाकामयाबी मिली क्योंकि फैंग युआन ने उनके मेहनत का फल छीन लिया। ड्रीम रेल्म ने पूरी जगह को धक लिया और शैडो सेक्ट के ब्लेस्ड लैंड को अपना एंट्रेंस बैंड करना पड़ा, बाहर से बचाव करते हुए। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क शैडो सेक्ट को यहां लाया था और अपने किलर मूव का इस्तेमाल करके ड्रीम रेल्म्स को पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल रहा था। कड़ी कोशिश के बाद अनजाने में ब्लेस्ड लैंड आजाद हो गया क्योंकि आसपास के ड्रीम रेल्म्स हटा दिए गए थे। इसलिए शैडो सेक्ट के ब्लेस्ड लैंड का एंट्रेंस फिर से खुल सकता था। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर अनगिनत सोल बीस्ट्स अन सभी को ड्यूक लॉन्ग पर हमला करने के लिए मोबिलाइज कर दिया गया था। यह सोल बीस्ट्स एक विशाल पैमाने पर अनगिनत डेसोलेट बीस्ट्स जिनमें कई एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स और यहां तक कि इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स भी थे। सोल बीस्ट आर्मी ने कुर्बानियों की परवाह नहीं की, सुसाइडल तरीके से ड्यूक लॉन्ग पर हमला कर रही थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने सोल बीस्ट्स की मदद से इमॉर्टल एपर्चर के एंट्रेंस को पार किया और शैडो सेक्ट के ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हो गया। सोल बीस्ट आर्मी के आने से सिचुएशन नहीं बदली, इसने सिर्फ पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को थोड़ा सा वक्त दिया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फैंग युआन, अपना अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल बाहर निकलो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसी वक्त पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क फैंग युआन से पूछता रहा। फैंग युआन ने तन से हंसी छोड़ी। ये 50वीं बार था जब उसने पूछा था। जब से वो की पाथ किलर मूव से हिट हुआ था, वो फैंग युआन से गुजारिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड था, भले हाई वो इनकंट्रोलेबल था, वो यूज केओस फैलाने के लिए बाहर छोड़ सकता था। वो यूज पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के कहने पर कैसे छोड़ सकता था? अंदर घुसो, यह ब्लेस्ड लैंड शैडो सेक्ट का बेस कैंप है। फैंग युआन ने सोचा, वो देखना चाहता था कि ड्यूक लॉन्ग ब्लेस्ड लैंड में घुसे और शैडो सेक्ट के साथ मौत की लड़ाई लड़ा। वो चाहता था कि शैडो सेक्ट का ब्लेस्ड लैंड जालों से भरा हो, ताकि ड्यूक लॉन्ग मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन ड्यूक लॉन्ग ने उसका पीछा नहीं किया, उसने अपना मूवमेंट रोक दिया। फैंग युआन निराश हुआ, जबकि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क थोड़ा घबराया हुआ था। ड्यूक लॉन्ग के होठों पर एक मुस्कान आई, पहली बार उसने एक नेचुरल स्माइल दी। वो अचानक मुड़ा, बिजली की रफ्तार से कहीं और चार्ज करते हुए। आखिरकार तुमने बाहर आने का फैसला कर ही लिया? स्पेक्ट्रल सोल, वो चिल्लाया, हमला करते हुए जैसे हवा के झोंके भड़क उठे, एक विशाल पंजे में बदलकर सोल बीस्ट आर्मी के एक हिस्से को पकड़ लिया। उस पता चल गया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को लगा जैसे वो एक बर्फीली नदी में गिर गया हो। सोल बीस्ट आर्मी से एक इंसानी आकर की सोल निकली, उसने ड्यूक लॉन्ग से बचने की कोशिश नहीं की, उसने हमला कर दिया। बूम! यहां तक कि पावरफुल ड्यूक लॉन्ग भी उड़ता हुआ दूर जा गिरा, जबकि वो इंसानी आकर की सोल वहीं टिकी रही। हा हा हा! ड्यूक लॉन्ग ने खून थूका, लेकिन वो हंसा, स्पेक्ट्रल सोल, तुम वाकई अपने सबसे कमजोर दौर में हो। डैम इट! पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने जल्दी से आगे चार्ज किया, यूज रिइंफोर्स करने की कोशिश करते हुए। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। फैंग युआन ने यह देखा और आखिरकार सब कुछ समझ गया। शैडो सेक्ट वाकई बहुत चालक है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने बड़ी मात्रा में पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बनाए, लगता था जैसे वो स्पेक्ट्रल सोल को बचाना चाहता है, लेकिन ये सब एक ध्यान भटकाने के लिए था। उसका असली इरादा सोल बीस्ट आर्मी को बाहर निकालना था, ताकि स्पेक्ट्रल सोल उन्हें खाकर खुद को मजबूत कर सके। स्पेक्ट्रल सोल के पास सोल्स को निगलने का सुप्रीम मेथड था। यही एक तरीका था जिससे वो अपनी ताकत तेजी से रिकवर कर सकता था। हो सकता है वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को ड्यूक लॉन्ग को हराने में भी मदद कर पाता। लेकिन ये सब ड्यूक लॉन्ग ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। ड्यूक लॉन्ग ने तब हमला किया जब स्पेक्ट्रल सोल अभी भी कमजोर था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को दखल देना पड़ा। बहुत देर हो गई। ड्यूक लॉन्ग हंसा, अपने हाथ फैलाते हुए जैसे उसके ड्रैगन के पंजे स्पेस को चीर रहे हों। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक लॉन्ग ने स्पेक्ट्रल सोल पर फिर से हमला किया। हवा के झोंके ड्रैगन्स की तरह भड़के, स्पेक्ट्रल सोल के नए बॉडी के साथ उलझ गए। स्पेक्ट्रल सोल का नए बॉडी पहले बहुत पावरफुल था, यूज क्वाजी रैंक 9 इमेमोरियल सोल बीस्ट माना जाता था। वो गू वॉर्म्स और अपने जीवन काल में छोड़े हुए इमॉर्टल एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन बैटल ऑफ येटियन माउंटेन के बाद स्पेक्ट्रल सोल के पास सिर्फ उसकी रेमनेंट सोल का एक अंश बचा था। और उसकी रेमनेंट सोल का ये अंश ड्रीम रेल्म से घिरा हुआ था, लगातार खर्च होता जा रहा था। इंसानी आकर की सोल दहाड़ी, जबरदस्ती ड्यूक लॉन्ग के तरीकों का सामना करते हुए। ड्यूक लॉन्ग की ड्रैगन एल्ड में तेज लड़ने का जज्बा चमका। तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो? ओ स्पेक्ट्रल सोल, अगर तुम अभी भी रैंक 9 होते, तो मैं तुमसे हर कीमत पर बचता, मैं दुनिया के कोने कोने तक भाग जाता। लेकिन अब तुम सिर्फ एक रेमनेंट सोल हो। तुम्हारे गू वॉर्म्स और इमॉर्टल एसेंस तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं यहां तुम्हें पकड़ने और हेवनली कोर्ट के अंदर कैद करने आया हूं, ताकि पूरी दुनिया मेरी हेवनली कोर्ट की शान और ताकत को समझे। इंसानी आकर की सोल अभी भी संघर्ष कर रही थी, जबकि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ड्यूक लॉन्ग पर ऐसे हमला कर रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। ड्यूक लॉन्ग ने आसानी से उससे अपना बचाव किया, जबकि वो इंसानी आकर की सोल को देख रहा था। उसने घमंड से कहा, अभी भी बेकार में संघर्ष करोगे? अतीत में, यहां तक कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल को भी मैंने ही रोका था। अब मेरे सामने सरेंडर कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, स्पेक्ट्रल सोल का मेन बॉडी ड्यूक लॉन्ग के तरीकों का सामना नहीं कर पाया। वो अनगिनत हवा के झोंकों से बने एक पिंजरे में फंस गया। जैसा कि ड्यूक लॉन्ग ने कहा था, उसने सच में स्पेक्ट्रल सोल के मेन सोल बॉडी को पकड़ लिया था। चैप्टर एंड।